हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का आज लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे। इससे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने 11 मेन वर्ड हमने उसके कर लिए हैं अकाउंटिंग के। उस 11 के कुछ सब हेड भी सब पार्ट भी थे, जैसे एक्सपेंस का प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम का एक्रूड इनकम और क्या कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमने इस तरह के हमने पढ़ लिए हैं। आज 5 और टर्म्स हम अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट कर लेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बाकी जितने भी है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे, जो भी आपके अकाउंटिंग में यूज होते हैं टर्म्स। ठीक है, तो दोस्तों आज ये 5 तो है, यानी कि 11 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 12 से 16 तक हमको करना है, बट इसके कुछ पार्ट भी है। इसका मतलब मेन जो है वो 5 है, उसके सब हेड उसके कुछ पार्ट होते हैं, हम उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आज जो बात करने जा रहे हैं प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं। ओनर, प्रोप्राइटर को मैंने सिंपल क्या बता दिया था, ओनर। ओनर कौन? जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो क्या है? द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी और मनी इज वर्थ, यानी कि वो पर्सन जो इन्वेस्ट करता है मनी, यानी कि पैसा से रिलेटेड पैसा, एंड मनी इज वर्थ, जिसकी कोई वैल्यू हो, मनी में कोई वैल्यू हो। जैसे मान के चलिए एक ओनर है, उसके पास 1 लाख रुपए था, मनी हो गया, बिजनेस शुरू करना चाहता है 1 लाख रुपए से। उसके पास एक टेबल भी रखा हुआ था, उसने कहा कि चलो भाई ये टेबल है, ये टेबल मैं अपने बिजनेस में ले जाता हूं, वहां पे ये टेबल काम आ जाएगा बिजनेस में यूज करने के लिए। तो वो क्या हो गया? मनी इज वर्थ, उस टेबल की भी कोई वैल्यू है ना। हाँ जी, इन द बिजनेस इज नोन एज प्रोप्राइटर। कमाल है ना कि जो बिजनेस में मनी या मनी जैसी कोई वैल्यू का कोई चीज अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उस इंसान को क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ अ बिजनेस एंड मैनेज इट। मतलब ये कि जो मेन बिजनेस का जो रिस्क बियरर होता है वो कौन होता है? ओनर। कहने का सिंपल सा मतलब बिजनेस का ओनर कौन है? जो बिजनेस अपने बिजनेस का रिस्क टेकर है, यानी कि उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदार जो पर्सन है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है उसको ही ओनर कहते हैं, और ओनर को ही प्रोप्राइटर कहते हैं। ठीक है, रिसीट की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो रिसीट है। रिसीट 2 तरह का होता है, एक रेवेन्यू रिसीट होता है और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट। रिसीट मतलब मिलना, मेरे पास कुछ आ रहा है, वो रिसीट है। वो रिसीट 2 तरह का होगा, रेवेन्यू और कैपिटल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। It is the amount received in the normal course of business, say against sale of goods or rendering of service। यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब जिस चीज में मैं बिजनेस डील करता हूं उसको कहते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो मैं जिस चीज में बिजनेस डील करता हूं या जिस चीज का मेरा बिजनेस है उस चीज से जो मैं कमाता हूं, जो मेरे पास आया, वो रेवेन्यू रिसीट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मैं स्टूडेंट को मैंने क्या दिया? सर्विस दिया, और सर्विस के बदले में जो आया वो रेवेन्यू रिसीट है। कमाल है ना, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। और अगर मान के चलो मैं सामान बेचने वाली, ये पेन बेचने का काम करता हूं, ठीक है ना, स्टेशनरी का मेरा शॉप है, तो ये पेन बेचने से जो मेरा पैसा मेरे पास आएगा वो रेवेन्यू रिसीट है। हाँ, वो मेरा बिजनेस, मैं डेली पेन ही बेचता हूं, ये नहीं कि आजकल कुछ, मतलब जिस चीज का मेरा बिजनेस है उसको करने से जो मुझे मिल रहा है डेली बेसिस पे, वो मेरा क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट है कैपिटल रिसीट। क्या है? कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स विच आर नॉट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। कमाल है सर, जो रेवेन्यू रिसीट है वो तो हमने समझ लिया, जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल है। हाँ जी, जो रेवेन्यू नहीं है और पैसा आया है इसका मतलब कैपिटल रिसीट है। सर वो क्या हो सकता है? एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है receipts which are not of revenue nature, they either increase liability or reduce assets। या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा या एसेट्स कम हो जाएगा। अब सोचिए ना, मेरे पास पैसा कब आएगा? या तो मैं लोन ले लूं, मुझे बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे बिजनेस के लिए कितने रुपए की जरूरत है? 10 लाख रुपए की जरूरत है। 10 लाख में से 6 लाख रुपए जो था ना मेरा खुद का था,
किसका है? ओनर का पैसा, यानी मैं अपने घर से लेके आ गया। अब अभी भी कितने रुपए का शॉर्टेज हो रहा है? 4 लाख रुपए की शॉर्टेज हो रही है। अब 4 लाख रुपए मैं क्या करूंगा? लोन लूंगा। क्या करूंगा दोस्तों? लोन लूंगा। और लोन लेना मेरे लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटी। इसका मतलब ये जो 4 लाख रुपए मैंने लोन लिया है, लायबिलिटी क्रिएट हो गया ना, इसी को कहते हैं कैपिटल रिसीट। पैसा आ रहा है ना, सामान बेच के आ रहा है तो रेवेन्यू रिसीट है। और अगर मैंने लोन लिया है बिजनेस को चलाने के लिए तो वो मेरा कैपिटल रिसीट है। एक रास्ता तो ये हो गया। और दूसरा रास्ता है कि मेरे पास बिजनेस में पहले से कोई कंप्यूटर था, ठीक है ना, या कोई फिक्स एसेट्स है और उस फिक्स एसेट्स को बेच दिया। मैंने कहा कि अब ये काम का नहीं है, एक काम करते हैं ना, इसको बेच देते हैं। तो इसको बेचने से मेरे पास कोई फिक्स एसेट्स था, सपोज कोई पुरानी मशीनरी हो गई, कुछ भी हो गया, पुराना एसेट्स मैंने बेच दिया। बेचने से क्या आएगा? पैसा आएगा। आ रहा है ना? हाँ जी। क्या मेरा वो एसेट बेचने का काम है क्या? मेरा धंधा है क्या? बिजनेस है क्या? नहीं, मेरा बिजनेस तो कोई सर्विस देने का है, ट्यूशन पढ़ाने का है, या फिर कोई और सामान पेन बेचने का है, ठीक है ना, कपड़े बेचने का है। पर एसेट्स बेचना तो मेरा बिजनेस नहीं है ना। मैं एसेट्स और गुड्स में ऑलरेडी मतलब बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब पहले 2 बेसिक टर्म्स वाले लेक्चर देख के आइए, आपको डेफिनेटली समझ में आए। तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे एसेट्स, तो एसेट्स बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। तो वो एसेट्स बेचने से मेरे पास जो पैसा आया कभी कभार आता है, कैपिटल रिसीट। कमाल है, ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दोस्तों अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। यानी कि कोई भी एसेट्स को खरीदने में जो खर्चा होता है या कोई गुड्स को खरीदने में अगर खर्चा हो जाए, मतलब हम उस पर खर्च करते हैं, तो मेरा एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कि अपने बिजनेस में यूज करने के लिए मैंने मशीनरी खरीदने के लिए मैंने खर्च किया, मतलब अमाउंट स्पेंड किया, तो मेरा एक्सपेंडिचर है। मैंने गुड्स खरीदने के लिए मैंने स्पेंड किया मनी, तो वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। मैंने कोई लायबिलिटी, अब एक बात बताइए, कई बार होता है कि मुझे उधार में खरीदना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, तो लोन लेना भी एक प्रकार से क्या है? लोन मैंने क्यों लिया है? एसेट्स को खरीदने के लिए, बिल्डिंग बनवाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए अगर मैंने उधार लिया, लोन लिया, तो वो मनी स्पेंड करना, उधार लेके मनी स्पेंड करना मेरा क्या है? एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एक्सपेंडिचर एक प्रकार से खर्चा ही, जैसे आपने एक्सपेंस आपने सीखा था पिछले लेक्चर में, मैंने एक्सपेंस का मतलब बताया था, वैसे ही यहाँ पे एक्सपेंडिचर का है। तो एक्सपेंडिचर मैं दोबारा से बताता हूँ, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड, यानी एक्सपेंडिचर अमाउंट वो जो स्पेंड किया है या लायबिलिटी इनकर्ड, या तो लायबिलिटी क्रिएट हुआ हो फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। कमाल है। अब ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 3 तरह का होता है। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल और डेफर। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द expenditure incurred the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period। मतलब मैंने कोई खर्च किया, मैंने बोला एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? किसी चीज पे खर्चा करना, चाहे एसेट्स को खरीदने में या गुड्स को खरीदने में जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ। हाँ, अब उससे जो मिलने वाला अगर बेनिफिट है ना, मैंने खर्च किया और उसका बेनिफिट अगर 1 साल के अंदर में अगर खत्म हो जाए या फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे सर, कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या लिखा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड या फिर द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम, यानी कि जो हमने खर्च किया है उसका बेनिफिट जो है वो क्या 1 साल के अंदर में खत्म हो जाए। आगे लिखा ना, बेनिफिट इज कंज्यूम, यानी कि कंज्यूम बेनिफिट बिल्कुल खत्म हो जाए, या और एडजस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 साल के अंदर में। अब मैंने ये पेन खरीदा, ठीक है। अब ये पेन क्या मुझे 2 साल 3 साल के लिए ये मैं इसका यूज कर पाऊंगा? नहीं ना, कम समय में। यानी कि इसका बेनिफिट, इस पे जो मैंने खर्चा किया है, इसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर में ही मिलना बंद हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर मैंने इसको खरीदा है बेचने के पर्पस से, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। वो तो नॉर्मली एक्सपेंस हम कहते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल यही है, ठीक है, कि ये मेरे लिए एक प्रकार से एसेट्स है, बट इसका जो इस पे मैंने खर्चा किया, इसका बेनिफिट मुझे 1 साल में मिलना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। और अगला है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स व्हिच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस।
कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि हमने कोई एसेट्स को खरीदने में हमने खर्च किया। कोई भी एसेट्स को अगर परचेज करने में, एक्वायर का मतलब होता है परचेज करना, तो कोई भी एसेट्स को खरीदने पे जो खर्चा किया हूं वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर कोई पुरानी एसेट्स है, जैसे मेरे पास पुरानी मशीनरी है तो उस मशीनरी को मैंने दोबारा से उसमें कुछ खर्चा किया जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए। या जैसे आपने सुने होंगे कार हो गया या एसी हो गया, एसी है तो एसी का क्या करना पड़ता है, एसी की सर्विसिंग करानी पड़ती है। आपके पास कोई बाइक है तो बाइक का क्या करते हैं आप, सर्विसिंग कराते हैं ना। तो सर्विसिंग कराने से क्या होता है, सर्विस कराने से उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है ना। अब सोचो ना कि आपने बाइक खरीद रखे हैं और आप सर्विस नहीं कराते हैं तो क्या हो जाएगा कि वो चलना स्लो हो जाएगा, मतलब चलेगा, उसकी जो चलाने का फील है या वो पुराना मतलब अच्छे से नहीं चल पाएगा। कहने का मतलब ये, तो एसी जैसे आपने देखे होंगे, एसी हर 6 महीने में, साल में आपको सर्विसिंग करानी पड़ती है। क्यों कराना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सर्विस नहीं कराओगे तो पहले जैसा हवा नहीं देगा, ठंडा नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें उसको सर्विसिंग कराना पड़ता है। तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो कोई एसेट्स को खरीदने में जो खर्चा होगा, या हमारे पास कोई पहले से एसेट्स है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी फैसिलिटी कुछ इंप्रूव करने के लिए, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो हम खर्च करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ जी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ये जो हमने यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा है उसी का एक पार्ट है। तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ बहुत बड़ी बात है इसके लिए, in more than one accounting period because it is estimated that benefit of such expenditure will accrue benefit in more than one accounting year। क्या कुछ समझ में नहीं आया, इसका एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है ना। मैंने इसको खरीदा और इससे मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो क्या है कि इस पे खर्च किया हुआ जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका बेनिफिट 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये बेनिफिट देना बंद कर देगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा डेफर की बात करते हैं। मैंने एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया, अब बताइए एडवर्टीजमेंट अगर मैं करता हूं अपने ट्यूशन का प्रमोशन के लिए तो उसका बेनिफिट 1 साल में खत्म हो जाएगा ना जी ना। तो सपोज मैंने 20,000 रुपये खर्च किया एडवर्टीजमेंट पे, किस पे खर्च किया, एडवर्टीजमेंट पे मैंने 20,000 रुपये खर्च किया, तो हम ये मान के चलेंगे कि 20,000 रुपये जो मैंने खर्च किया ना एडवर्टीजमेंट पे, इसका बेनिफिट 4 साल तक मिलेगा। कितने साल तक मिलेगा, 4 साल तक। ओके, तो 4 साल तक के, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें से कितना हो गया, मैं इसको 4 से अगर डिवाइड कर दूं तो कितना रुपए आ जा रहा है, 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या बताया कि जिसका बेनिफिट 1 साल तक मिलेगा या 1 साल में खत्म हो जाएगा, बेनिफिट देना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 साल का बेनिफिट वाला तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5 है। अब बचा कितना, 15,000 रुपए। तो ये जो 15,000 रुपए रह गया ना दोस्तों, इसका बेनिफिट आने वाले 3 सालों तक और मिलेगा ना। हाँ सर, तो ये आने वाले 3 सालों तक ये जो 15,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा ना, इसी को कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कमाल है, समझ में आ गया होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इन नेचर में इज रिटर्न ऑफ या चार्ज, यानी इसको चार्ज किया जाता है, इसको खर्चा माना जाता है इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 साल से ज्यादा के लिए। बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल एक्रू, यानी इसका जो बेनिफिट है एक्रू होता है, जनरेट होता है, इसका बेनिफिट हमें मिलता रहता है 1 साल से ज्यादा तक के। कमाल है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझ में आ गया। परचेजेस, देखो परचेज का मतलब खरीदना होता है। क्या होता है, परचेज का मतलब खरीदना होता है, बट यहाँ पे एस मैंने लगा दिया, तो है परचेज खरीदना ही, बट अकाउंटिंग में ये एस लगा देने से ना परचेजेस एक प्रकार से एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये परचेजेस वर्ड यूज कब करते हैं, परचेजेस मींस परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट with the intention of profit. It does not mean purchase of assets. हमने कोई चीज खरीदा, कोई गुड्स खरीदा है, मैंने ये खरीदा बेचने के पर्पज से, तो इसको खरीदने को कहेंगे परचेजेस। मैंने फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, तो वो परचेजेस नहीं कहलाएगा। तो परचेजेस का क्या मतलब है कि मैंने कोई भी सामान खरीदा है तो परचेज किया है, क्या परचेज किया है, गुड्स। क्या किया है, गुड्स, तो इसका मतलब वो परचेजेस है। अगर मैंने
लकड़ी वुड खरीदा है और वो वुड का मैं फर्नीचर बनाऊंगा और फर्नीचर बना के बेचूंगा तो वो वुड खरीदना भी मेरा परचेजेस कहलाएगा। मतलब ये कि मैं कोई भी चीज खरीदा हूं बेचने के पर्पज से, तो वो जो परचेज वर्ड होगा उस परचेज को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? परचेजेस। याद रखिएगा, अगर हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो फिर हम परचेजेस वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये डिटेल्स और बताऊंगा जब मैं जर्नल एंट्री कराऊंगा कि जर्नल एंट्री में परचेजेस वर्ड यूज किस तरह से किया जाता है। परचेजेस रिटर्न क्या होता है? अगला परचेज रिटर्न। अब हमने सामान खरीदा, अगर उसमें कोई डिफेक्टिव चीज अगर अब हमने खरीद लिया है तो हम उसको वापस कर सकते हैं ना। तो कोई भी खरीदा हुआ सामान हम वापस कर देते हैं तो उसको रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, यानी जो हमने खरीदा तो उसको वापस कर दिए तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। या फिर रिटर्न आउटवर्ड, आउट का मतलब आउट करना, हमने खरीदा था वो आउट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, दे रहे किसी को। ओके। सेल्स, सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। मेरा जिस चीज में बिजनेस डील करता हूं उससे मैं जितना भी कमाया हूं ना वो मेरे लिए सेल्स है। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, सर्विस, तो सर्विस से जो भी पैसा मिला है वो सर्विस देना वो सेल्स है। मैं अगर कोई सामान बेचने का काम करता हूं तो सामान बेचने से जो पैसा आ रहा है, सामान बेचने से जो इनकम जनरेट हुआ है वो मेरा सेल्स है। ठीक है ना। रेवेन्यू का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो भी मैं गुड्स को सेल करने से जो पैसा आता है तो रेवेन्यू और सेल्स एक ही कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू, यानी पूरे एक साल के अंदर में जो भी मैंने गुड्स सेल करने से जो पैसा आया है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो मेरा सेल्स है। इसमें भी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। मैंने बेचा था, अब बेचा, अगर मैंने कोई खराब सामान बेच दिया तो सामने वाला वापस करेगा ना? हाँ जी, तो वापस करेगा तो मेरे पास आएगा इन, तो इसीलिए सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो हमने सामान बेचा था वो वापस आ गया। तो दोस्तों आज हमने कुछ और बेसिक टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी इससे रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।